बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एलसीएस का 10th डे है। आज बात होगी ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्रांडिंग के बगैर आज के दौर में बिजनेस चलाना इम्पॉसिबल है। ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज डिटेल में ब्रांडिंग के बारे में बात होगी, खासकर जब आपने ई कॉमर्स करना हो तो ई कॉमर्स के लिए ब्रांडिंग की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले ब्रांडिंग का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। ब्रांड की चीज़ें भी बाय करना बहुत ज़्यादा जी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जी इस ब्रांड की चीज़ें लें। असल में ब्रांडिंग होती क्या है, तो इसके बारे में आज जानते हैं कि ब्रांडिंग किस तरह से काम करती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इसकी वैल्यू है हमारे बिजनेस के लिए। ब्रांडिंग नॉर्मली लोग इसको एक नाम ले लेते हैं कि ब्रांडिंग सिर्फ जो है एक नाम है कि किसी कंपनी का जैसे नेम हो गया बाटा सर्विस और इसी तरह जी नाइकी शूज़ कंपनीज हैं जैसे बड़ी, ये ब्रांड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज ब्रांड हैं। नाइकी का ब्रांड है, जैसे पूमा है। तो सिर्फ कुछ लोग ये इमेजिन करते हैं कि सिर्फ ये एक जो नेम है, जस्ट दैट इज़ अ ब्रांडिंग। एक्चुअली जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग का पूरा एक प्रोसेस है। ब्रांडिंग जो है वो आपकी रिकग्निशन है जो कस्टमर के माइंड में आप क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, जो कि आपका नेम हो सकता है बिजनेस का, आपके बिजनेस का लोगो है, आपका साइन हो सकता है, और लोगों का आपके बारे में जो भी ओपिनियन है वो सारे आपके ब्रांडिंग में आते हैं कि आपकी कितनी गुडविल है मार्केटिंग में, आपकी कितना मार्केट शेयर है। तो ये सारा आपकी ब्रांडिंग से ही आपकी वैल्यू बढ़ती है मार्केट में। तो जितनी अच्छी आप ब्रांडिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग उतनी आपकी बेटर होगी और उतनी आपकी सेल्स भी बेटर होगी और आपका रेवेन्यू भी उस लिहाज से बढ़ेगा। तो खास खास चीज़ें जो ब्रांडिंग में है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी ब्रांडिंग क्या होती है जी। किस तरह से, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो ब्रांड है वो डिफ्रेंशिएट करता है आपको दूसरे कंपेटिटर से, कि आपकी ब्रांडिंग में जो आपने लोगो एक स्पेशल बनाया हुआ है, जो भी आपने एक नेम चूज़ किया हुआ है, तो वो डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद आपका ब्रांड के साथ अपनी मार्केट में आप ट्रस्ट बिल्ट अप करते हैं कि आपके ब्रांड के नेम से लोगों को पता चलता है कि फलां ब्रांड कितना ट्रस्टी है, क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी। तो लोग इजीली जाके उस ब्रांड से चीज़ें बाय कर लेते हैं। लोगों की एक परसेप्शन होती है कि इस ब्रांड से अगर चीज़ें लेंगे तो इनकी ये क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, उसके बाद अगर हमें कल को कोई भी इशू होगा तो ये रिटर्न पॉलिसी भी ब्रांड के लोगों के ज़हन में होती है कि ये इतने दिन में प्रोडक्ट रिटर्न कर लेंगे। तो इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं फिर उस ब्रांड के पास जाना। फिर ब्रांड जो है, कस्टमर लॉयल्टी आ जाती है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो साल से एक ही ब्रांड से जो है चीज़ बाय कर रहे होते हैं, वो दूसरे ब्रांड पे स्विच नहीं करते। जैसे जो एप्पल यूज़र हैं वो कंटिन्यूअसली साल एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं और सैमसंग यूज़र जो है वो कंटिन्यूअसली सैमसंग फ़ोन यूज़ करते हैं। तो एक ये ब्रांड लॉयल्टी होती है उनकी, को एक प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन उनकी होती है, तो उस ब्रांड के साथ वो लॉयल रहते हैं। तो ये चीज़ भी नोट होती है कि आपने जो अपनी ब्रांडिंग जो की है तो आपके कस्टमर कितने लॉयल हैं, आपके कस्टमर स्विच हो रहे हैं, रिटेंशन कितनी है आपकी कस्टमर। उसके बाद परसीव्ड वैल्यू, कि आपके बारे में कस्टमर क्या सोचता है, कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू देते हैं, आप कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो ये भी आपकी ब्रांडिंग में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हमने करनी होती हैं, इनका स्टेप बाय स्टेप वे है। खासकर जब जब हमने ई कॉमर्स करना हो तो ई कॉमर्स में किस तरह से हम ब्रांडिंग करेंगे अपनी। सबसे पहले डिफाइन यूर स्ट्रेटजी। ब्रांडिंग के लिए स्ट्रेटजी अपनी डिफाइन करें। स्ट्रेटजी में आपके बिजनेस का मिशन, आपके बिजनेस का विजन और वैल्यूज आ जाती हैं। तो इसमें मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे इकराम्स है हमारी वेबसाइट। तो इसमें मैं आपको अपनी वेबसाइट का जो हमारा मिशन है, विजन है और उसके बाद जो हमारी वैल्यूज हैं जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने डिसाइड करनी होती है। तो आपके बिजनेस में मेन सबसे पहले ये आ जाता है हमारा मिशन। तो आपका जो भी बिजनेस हो, आपने उस ब्रांड के लिए अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट जो है क्लियरली डिफाइन करनी होती है। हमारे मिशन में आ जाता है, आवर मिशन इज टू एम्पावर द पाकिस्तानी कम्युनिटी थ्रू फ्रीलांसिंग स्किल्स, वी कैन मेक इट पॉसिबल थ्रू पैशन, कर्ज एंड सेल्फ ट्रस्ट। तो ये हमारा इकराम का मिशन है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमने इस काबिल करना है कि वो फ्रीलांसिंग स्किल्स सीख कर इंटरनेशनल मार्केट से अर्न कर सके, एम्पावर हो जाए। तो इसमें कैसे हमने पॉसिबल करना है इसको, विद द पैशन और उसके बाद कर्ज एंड सेल्फ ट्रस्ट। कि सबसे पहले आप पैशनेट हों,
लोगों को हम पैशनेट करेंगे, उसके बाद आप कर्ज करें, कोशिश करें, पैशन के साथ कोशिश करें, और फिर सेल्फ ट्रस्ट। बहुत सारे लोग जो है उनमें सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता, उनके पास स्किल्स भी होती हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं होता कि आई कैन डू दिस। तो यही हमारा इकराम्स का मेन समझ ले मिशन है कि आप लोगों को पैशनेट करना, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ मिल के कोशिश करवाना, आपको इस काबिल करना कि आप कर्जियस हों, और उसके बाद फिर आपको ट्रस्ट देना कि यस यू कैन डू इट। तो ये तो हमारा मिशन है। विजन क्या है हमारा? विजन हमारा है जी, ऑल ह्यूमन हैव इक्वल राइट्स टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड डिजर्व द बेस्ट रिवार्ड ऑफ देयर स्किल्स। Our vision is to give Pakistani entrepreneurs an opportunity to enter international markets with integrity, therefore evaluate the Pakistani economy and positively impact the world। तो ये हमारा मिशन है। शॉर्ट विजन जो मिशन होता है वो शॉर्ट टर्म आपके गोल होते हैं, विजन आपका समझ लें कि लॉन्ग टर्म आपके गोल होते हैं। मिशन विजन में कि आप अल्टीमेटली क्या हासिल करना चाहते हैं अपने मिशन से। तो ये हमारा मानना है जी इकराम पे कि पूरी दुनिया के जो इंसान है सबको इक्वल राइट्स हैं सबके। तो जिसकी जो स्किल्स हैं उसको उसकी स्किल्स के मुताबिक उसको वेजेस मिलनी चाहिए। कि अब एक पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, आप उसकी वेजेस इस लिहाज से ना दें कि ये पाकिस्तान में रहता है और इसको उस लिहाज से आप जी 20,000 25,000 रुपया पकड़ा दें, और उससे कम स्किल्स वाले बंदे को आप यूके में यूएसए में जो है वो 1500 $2,000 मंथली पे कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो वेजेस है जो सैलरी है वो बेटर होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की कम्युनिटी को हम चाहते हैं कि जी जैसे वो फ्रीलांसिंग की स्किल्स सीखें और इंटरनेशनल मार्केट में इंटर हों, वहाँ पर बिजनेस करें इंटरनेशनल मार्केट में विद द इंटेग्रिटी, फख्र के साथ कि ईमानदारी के साथ हम बिजनेस करें और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हों और हमारी वैल्यू हो मार्केट में। उसके बाद इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, कि जब हमारे बिजनेस इस काबिल हो, हमारी इकानमी इतनी स्ट्रांग हो, तो पॉजिटिव वे में हम दुनिया के ऊपर हमारा इम्पैक्ट हो, कि हमारा असर हो। तो ये हमारा इकराम का विजन है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर हो, बिजनेस करें और दुनिया के ऊपर अपना पॉजिटिव वे में जो है इम्पैक्ट छोड़ें, ना कि नेगेटिव वे में। तो हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं जी इकराम की? कोर वैल्यूज हमारी हैं सबसे पहले पैशन, उसके बाद कर्ज, फिर इनोवेशन, इंटेग्रिटी एंड इम्पैक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप हैं जी। पैशनेट होंगे आप, फिर कर्ज, कोशिश करेंगे, फिर इनोवेशन के इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे आप और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इनोवेटिव होंगे। उसके बाद इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी जो है जी बहुत ज़रूरी है। इंटेग्रिटी के बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अल्लामा इकबाल को पढ़ें, अल्लामा इकबाल की खुदी को पढ़ें कि अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। अगर आपके अंदर इंटेग्रिटी खत्म हो जाए तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और एंड पे इम्पैक्ट, कि आपका इम्पैक्ट होना चाहिए कि आप अगर एक शख्स हैं, एक शख्स का इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर हो सकता है, जिसकी मिसाल हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उनकी एक शख्सियत का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर नजर आता है। तो आप भी पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट छोड़ें दुनिया के ऊपर। और इम्पैक्ट कैसे होता है? आपके अमल के साथ, ना कि सिर्फ बातों के साथ। तो ये इसी तरह आपने भी जो भी बिजनेस शुरू करना है तो आपने उसके सबसे पहले मिशन, विजन और वैल्यूज ये आपने डिक्लेयर करनी है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, आप किन को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड द ब्रांड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ये आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि आपके ब्रांड के अंदर क्या यूनिकनेस है। कि जैसे ये एक राम्स है, इसके अंदर जी क्या यूनिकनेस है हमारी, इसके अंदर यूनिकनेस जो हमने चीज़ रखी है वो चीज़ हमने रखी है जी प्रैक्टिकल लर्निंग। इसमें कि आपकी जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, ये हमारी यूनिकनेस है कि ना कि सिर्फ थ्योरी होगी। कि हम जो भी चीज़ करवाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप डोमेन बाय करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। अभी पिछले 2 वीक से हमने जो भी चीज़ें की हैं ये ज़्यादातर जो थ्योरी थी, इसमें हालांकि साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल का बार बार कहता रहा हूँ असाइनमेंट का, लेकिन आप लोगों ने बार बार असाइनमेंट जो है ऑन टाइम नहीं जमा करवाई। और आज देखे मैंने पूछा भी नहीं असाइनमेंट का। उसकी वजह ये है कि आप लोग काम करते ही नहीं है और मैं भी चुप करके बैठ गया हूँ थक हार के। 10 दिन मैं एवरी डे पूछता रहा हूँ कि असाइनमेंट करें। तो अगर आप लोग हमारी ये जो वैल्यू है समझ लें, प्रेपोजिशन वैल्यू है, उसमें हमने प्रैक्टिकल लर्निंग करवानी है। तो अगर आप खुद साथ नहीं देंगे हमारा तो हम बताएं उसमें किस तरह से आप लोगों को साथ लेके जाएं। तो अब अगला जो हमारा शुरू होगा ना, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो इस मॉड्यूल पे सिर्फ आगे वही लोग जाएंगे जो लोग अब पिछला समझ लें जिनका बिजनेस प्लान रेडी होगा और जो डोमेन बाय करेंगे और होस्टिंग लेंगे। फिर आगे वो प्रैक्टिकल ही करना है हमने
कि वेबसाइट उनकी डोमेन और होस्टिंग के ऊपर बननी है। और जो लोग जस्ट दे आर वेस्टिंग देयर ओन टाइम, वेस्टिंग माई टाइम, तो उन लोगों को हमने यहीं पे छोड़ देना है कि वो अपना जो है खुद से, जब उन्होंने काम करना ही नहीं है, असाइनमेंट बनानी ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, तो उनको साथ जबरदस्ती लेके धक्का लगाने का कोई फायदा नहीं है। कि हमारी कोर वैल्यू क्या है? पैशन। जब आप में पैशन ही नहीं है, कर्ज ही नहीं है, तो आप कैसे इनोवेटिव होंगे? तो जब हमारी कोर वैल्यूज ही आप पूरी नहीं कर रहे, तो आप हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। उसके बाद डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी अपनी बनानी होती है, जिसमें आपका लोगो आ जाता है ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए, आपके ब्रांड का नेम आ जाता है। तो नेम जो है वो भी आपका यूनिक होना चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी की। अब ये जो हमारा नेम है जी, इकराम्स, द इकराम्स, तो ये नेम जो है हमारा यूनिक नेम है, किसी की हमने कॉपी नहीं की, ये खुद का हमारा क्रिएटिव नेम है। और नेम आपका वेबसाइट भी अवेलेबल हो, फिर आप देखें ikrams.com हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है। और वेबसाइट कोशिश करें कि एक शॉर्ट नेम हो, 5 to 8 डिजिट मैक्सिमम। तो इसमें ये है कि लोगों को इजी टू रिमेंबर हो, कि आपका नेम जो है वो इजीली आपकी वेबसाइट जो है नेविगेट कर सके। तो अब ये जो नाम है, ये कैसे हमने यूनिक नाम अपना सोचा है अपने काम के लिहाज से, जैसे कि हमारा ये फ्रीलांसिंग हम इसमें पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं। तो इकराम्स का जो नेम है, पहले सबसे पहला कुरान का वर्ड है इकराम, तो ये हमने इकरा से लिया जी। इकरा मतलब इकरा से पहला वर्ड, जिसका मीनिंग आप सबको पता है कि पढ़ो। और इकराम्स, फिर हमने इकराम्स लिया है। इकराम का अगर लफ्जी मतलब देखें पूरे वर्ड का, तो उसमें आ जाता है, इकराम का मतलब होता है कि जिसको इज्जत दी जाए, जिनके ऊपर करम हो अल्लाह ताला का। तो इकराम्स में हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे, वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वर्ल्ड वाइड आगे बिजनेस करेंगे और उसके बाद इम्पैक्ट होगा उनका। तो वो जो लोग ऐसे होंगे, समझ लें कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला का एक करम होगा और वो आगे बिजनेस को लेके जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो भी बंदा बिजनेस करता है और उसमें सक्सेसफुल हासिल करता है, कि अल्लाह ताला के करम के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो आप हमारे पास सबसे पहले स्टडी करेंगे, फिर इंशाल्लाह इल्म के साथ आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम हो जाएगा। कि जिसके पास इल्म होता है वो सरदार बन ही जाता है, इल्म वाले को सरदारी मिल के ही रहती है। तो आप हमारे साथ रहें, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स करें, और पैशन जो है आप में होगा तो साथ रहना आपने। उसके बाद जी हम देखते हैं जी, आपने देख लिया जी यूनिक आपकी वैल्यू, लोगो आपका, फिर उसके बाद आपकी कलर स्कीम जो होती है जी, आपकी कलर स्कीम आपकी प्रॉपर जो है, एक कलर पायलट्स आप लेते हैं, जैसे ये हमारी कलर स्कीम है इकराम्स की। तो इसमें हमने ब्लू कलर और ये जो येलो कलर है ये यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा फेसबुक का पेज, उस पर मैं चला जाता हूँ। तो फेसबुक के ऊपर हमारी जो भी इसकी इकराम्स का पेज है, उसके ऊपर जो भी हमारी कलर स्कीम होती है वो सेम समझ लें हमारी चलती है। उसमें कलर स्कीम में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होती, कि जब आप ब्रांड का समझ लें कलर स्कीम चेंज करते हैं तो फिर आप उसको डिफरेंट करते हैं। तो ये मैं आपको पोस्टिंग कुछ दिखा देता हूँ कि यही हमारी कलर स्कीम जिसको हम लेके चलते हैं, पोस्टिंग है इकराम्स के ऊपर, कि ये हमारी जितनी भी पोस्टिंग है हमारे लोगों के साथ, और यही कलर स्कीम हमारी जो है, इसी को लेके हम आगे जी चलते हैं। तो आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स जब देखे होंगे, तो उन ब्रांड्स का भी एक लोगो और एक कलर स्कीम होती है प्रॉपर। जैसे पाकिस्तान में मोबाइल लिंक है, यूफोन है, तो ये कंपनी जितनी है ये अपनी जो भी कलर स्कीम है उसके साथ स्टिक रहती हैं अनटिल के ये अपनी कलर स्कीम जो है वो चेंज ना करें। उसके बाद होती है जी आपकी कलर स्कीम के बाद टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी आपकी आ जाती है कि जो आपने फॉन्ट यूज किया है, ये भी आप एक प्रॉपर फॉन्ट जो है अपने वेबसाइट के लिए या अपने ब्रांड के लिए आप यूज करते हैं, फिर कंटिन्यूसली वही आप यूज करते हैं। फिर आपकी जो एंड इमेजरी, जो भी इमेजेस हैं उनमें भी आपकी प्रॉपरली कॉपीराइट क्लेम को देखते हुए आप प्रॉपर जो अपनी इमेजेस हैं उस तरह की इमेजेस यूज करते हैं। इंश्योर दीज एलिमेंट्स आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली, जैसे मैंने बात की है कि कंसिस्टेंटली आपके ब्रांडिंग चलती है। जैसे मोबलिंग यूफोन की मिसाल दी है मैंने, कि वो आपके रेगुलरली वही कलर स्कीम के साथ आप चलते हैं, आपकी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, आपकी पैकेजिंग पर, और जो भी आपका मार्केटिंग मटेरियल है, सब चीज़ों पर आप उसी चीज़ को, अपनी ब्रांडिंग को, कलर को आप लेके चलते हैं। कि आपका जो परसेप्शन बन जाती है लोगों के जहन के अंदर, एक नक्श हो जाता है कि ये इनका लोगो है, ये इनका कलर है। और फिर आपका नाम, जैसी कंपनी का नाम लेते हैं तो फौरन उनके जहन में आपका पूरा विजुअल समझ लें आपके जहन में आ जाता है। तो ये विजुअल क्यों क्रिएट किए जाते हैं?
कि इसमें अगर आप देखें कि आपने अगर कोई मूवी देखी है तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है और बजाय इसके कि जो चीज़ आपने रीड की है, कि विजुअल जो है उनका इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है हमारे माइंड के ऊपर। तो इस तरह जो ब्रांडिंग जो है हम विजुअल से के साथ करते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट रहे और लॉन्ग टर्म जो है हम कस्टमर को रिटेन कर सकें। उसके बाद क्राफ्ट कंपेलिंग ब्रांड मैसेजिंग। ब्रांड मैसेजिंग में अगर बड़े-बड़े ब्रांड आप देखें तो उसमें एक मैसेज होता है ब्रांड का, ब्रांड जिसको ब्रांड स्लोगन भी कहते हैं। ब्रांड स्लोगन एक वो मैसेज उनकी एक परसेप्शन होती है कि उनका एक तो पहले नेम होता है, उसके नीचे एक छोटी लाइन उन्होंने लिखी होती है जिसको टैग लाइन भी हम कहते हैं या ब्रांड स्लोगन भी कह लेते हैं। अक्सर लोगों को वो रिमेंबर होता है। जैसे यहाँ पे कुछ कंपनीज के जहाँ पे टैग लाइन देख लेते हैं, डिज्नीलैंड है, ये इनका टैग लाइन है द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसी तरह नाइकी है जस्ट डू इट, ये इनका जी स्लोगन है। तो ये मुख्तलिफ ये डायमंड कंपनी है डी बियर अ डायमंड इज फॉर एवर। तो ये इनके स्लोगन हैं जिनको आप हमेशा बड़ी कंपनियों के साथ याद रखते हैं। सैमसंग है डू व्हाट यू कांट। तो इसमें अब आप भी वो करें व्हाट यू कांट। तो आप लोगों को बार बार यही मैं कहता हूँ कि कोशिश करें सैमसंग के स्लोगन के ऊपर अमल कर लें। बीएमडब्ल्यू का जो स्लोगन है द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। तो ये सब के इसी तरह स्लोगन होते हैं जो जिनका एक नक्श होता है आपके माइंड के ऊपर और आपको हमेशा रिमेंबर रहते हैं। तो ये आपने अपने बिजनेस का नेम के साथ एक जो मैसेज है, कंपेलिंग मैसेज जो है आपके टारगेट के साथ अपने अपने ब्रांड की वॉइस जो है उसके मुताबिक आपने बनाना होता है। कम्युनिकेट द यूनिक बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड व्हाई कस्टमर शुड चूज योर ब्रांड ओवर अदर्स। पहले भी बात हुई है ये कि आपका ब्रांड क्यों चूज करें। तो आपने जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो है ये यूज करनी होती है कि आपके ब्रांड के अंदर क्या यूनिक चीज है कि दूसरे भी अगर सेम काम कर रहे हैं तो आपके पास कस्टमर क्यों आए। तो ये भी आपने अपने मैसेजेस के साथ जो है अपने ब्रांड मैसेजिंग के साथ लोगों को क्लियर करना होता है। उसके बाद इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस कैसे आपने इनहेंस करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी आपने क्वालिटी आपकी बेटर होनी चाहिए कि आपका यूजर जो है उसको यूज करे और उसको वैल्यू मिले। जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट पर अगर आता है तो आपकी वेबसाइट जो है जी वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, नेविगेशन इजी होनी चाहिए कि उसको आपकी वेबसाइट पे हर चीज इजीली मिल जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि उसको कोई चीज मिले ही ना। उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है जी फास्ट लोडिंग टाइम होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो प्रोसेस है वो सिक्योर होना चाहिए। तो ये ई कॉमर्स के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स की वेबसाइट की ये आपने कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस है। इसी तरह अगर आपका हाई स्ट्रीट पर ब्रांड है तो उसमें भी आपने ये चीजें जो है मेक श्योर करनी होती हैं कि आपका जो बिजनेस है इजी टू एक्सेस हो, प्लेस अच्छी हो। उसके बाद आपका कस्टमर आपकी शॉप में आता है तो उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए, उसके बैठने के लिए प्रॉपर इंतजाम, वहाँ पे कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें जो है कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर करती हैं। तो जितना कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा उतना ही कस्टमर आपकी तरफ आएगा। जो आपने इमेजेस यूज करनी है ब्रांड के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करें। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज अपनी वेबसाइट पे यूज करें, ट्रस्ट बिल्ट अप करें कि जो यूजर है उसको आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बिल्ट अप होगा तो आपकी ब्रांडिंग उतनी बेटर होगी और आपके ब्रांड को उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये लीवरेज सोशल मीडिया। तो हमने अपनी ई कॉमर्स की ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया को यूज करें। इस सोशल मीडिया के साथ हम क्लाइंट्स तक इजीली पहुंच सकते हैं और उससे हमारा ब्रांड जो है उसकी अवेयरनेस बड़ी इजीली हो जाती है कि आप जिसमें फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, इनको आप यूज करें वीडियोस को, शॉर्ट्स को ब्रांड अवेयरनेस के लिए। लोगों को एंगेज करना है आपने अपने साथ, अपने ऑडियंस को। उसके बाद वैल्यू कैसे एंगेज करना है, शेयर वैल्यूएबल कंटेंट कि वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो शेयर करें। रन टारगेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, पेड कैंपेन रन कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को जो अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस कि जो भी कस्टमर के मैसेजेस आते हैं, जो भी आपको मेल करते हैं या फोन करते हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करें, या सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं, तो कस्टमर को एक वैल्यू दें। तो सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस वक्त फेसबुक जो है सबसे बड़ी मार्केट है सोशल मीडिया में। तो बहुत ज़्यादा यूज़र हैं फेसबुक पे। अप्रोक्सीमेटली इस वक्त जो है जी 4 बिलियन
ऑनलाइन यूजर हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इनको हमने यूटिलाइज करना होता है। उसके बाद प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, तो ये भी ब्रांडिंग में आ जाता है। शुरू में मैंने बात की थी ब्रांडिंग इज नॉट ओनली योर नेम एंड कलर्स, तो ये सारी चीजें मिलके आपकी ब्रांड वैल्यू जो है इससे बनती है और आपका ब्रांड बिल्टअप होता है कि आपकी जितनी अच्छी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस होगी उतना आपकी ब्रांड बिल्टअप, आपका ब्रांड बिल्टअप होगा, आपकी ब्रांड को वैल्यू मिलेगी। इसमें आपने क्या करना होता है जी, क्रिएट अ पॉजिटिव ब्रांड एक्सपीरियंस, कि जो भी कस्टमर की परसेप्शन है उसकी परसेप्शन को उसके ऊपर पूरा उतरे, कि जो भी अपना आपने एक नेम बनाया हुआ है तो आप उस नेम को खराब मत करें। उस कस्टमर सपोर्ट आपकी सबसे जबरदस्त होनी चाहिए। मार्केटिंग में एक टर्म है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो ये जो टर्म है इसके ऊपर आपने अमल करना होता है कि कस्टमर को आप वैल्यू दें, उसकी बात सुने प्रॉपरली, और विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि आपका कस्टमर आपके पास से खुश होके जाना चाहिए, कस्टमर को कभी भी नाराज ना करें। आप अगर यहाँ पर यूरोप में देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही मतलब कि ये बुरी बात है कि आपने दुकान के बाहर लिख के लगा देते हैं कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। हालांकि हमारे इस्लामिक वे के मुताबिक खरीदा हुआ माल वापस भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और अगर आप ये करेंगे तो उसमें बरकत भी होगी और कस्टमर को वैल्यू भी आप देंगे, कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ेगी। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो पॉलिसी होती है इनकी रिटर्न रिफंड पॉलिसी मिनिमम 30 डेज तो हर कंपनी की है जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। तो ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप इवन के अमेजोन पे कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं तो ओपन चीज़ आप रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, और फौरन वो आपको पैसे वापस दे देते हैं। तो यहाँ पर हर एवरी डे मिलियंस ऑफ रुपीज़ की अमेजोन की चीज़ें रिटर्न होती है। बहुत दफ़ा पॉलिसी मिस यूज भी होती है, लेकिन फिर भी वो ब्रांड जो है उनको ये वैल्यू देनी पड़ती है। मिस यूज कितनी होगी, 2-4% होगी, बाकी क्लाइंट जो है वो अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए करते हैं। तो ये आपने जो भी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में जो पॉलिसीज है उनको अडॉप्ट करें अपने मार्केट में, कि जो भी चीज़ आपने अगर अच्छी चीज़ बेचेंगे, आप 2 नंबर चीज़ नहीं बेचेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे से वैसे अपने कंट्रैक्ट भी ऐसे करें सप्लायर के साथ कि अगर कोई भी इशू आता है चीज़ में तो आपको रिटर्न करना होगा और रिफंड देना होगा। अगर सप्लायर आपका एग्री नहीं है तो ऐसे सप्लायर के साथ फिर कंट्रैक्ट करने से जो है जी माजरत कर लें कि वो अगर गारंटी ही नहीं दे रहा अपनी चीज़ की, चीज़ ही इस तरह की है, तो उन चीज़ों में मत जाएं, क्योंकि कस्टमर सर्विस आपकी बेटर नहीं होगी, कंप्लेन्स आएंगी तो फिर आपका ब्रांड बिल्टअप नहीं हो पाएगा। एड्रेस कंसर्न्स एंड कंप्लेंट्स, कि जो भी कंप्लेंट्स आए उनको प्रॉपरली आपने एड्रेस करना होता है। अगर आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप जारी बात है वो आपकी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। उसके बाद है जी फोस्टर ब्रांड एडवोकेसी। ब्रांड एडवोकेसी क्या होती है कि हमने सारा कुछ कर लिया, सबसे पहले हमने अपनी जी अपना लोगो भी बना लिया, अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी कर लिया, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी बना ली, कस्टमर लॉयल्टी भी होगी, उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। एडवोकेसी जो है ये बड़ा ही मुश्किल काम है। एडवोकेसी होती है कि जब कोई दूसरा कस्टमर आपके बारे में किसी दूसरे अपने जानने वाले को बताए। मिसाल के तौर पे कोई दूसरा जैसे कहता है कि जी मेहरान कार ले लो जी, सुजुकी की बड़ी अच्छी है, वैसे वो अच्छी नहीं है, वैसे मैंने ऐसे ही कह दिया है, और जितने वो पैसे लेते हैं उसके लिहाज से कस्टमर वैल्यू नहीं है उनकी मेहरान की। तो ये बात करने की ये है कि यहाँ पर एडवोकेसी होती है कि आप रिकमेंड करें किसी को, वर्ड ऑफ माउथ के साथ जो मार्केटिंग करें। वर्ड ऑफ माउथ के साथ जो मार्केटिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है। कोई बंदा आपको कहता है कि सर्विस का शूज ले लें जी, फलां शूज बड़े अच्छे हैं, नाइकी के शूज ले लें जी, बड़े कंफर्टेबल हैं, तो ये एडवोकेसी होती है कि आप एडवाइस करें किसी दूसरे को। तो अपने ब्रांड को अगर आप इस लेवल पर ले जाते हैं कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है, उसके बाद वो आपका ब्रांड एडवोकेट बन गया है कि वो दूसरों को आपके ब्रांड के बारे में एडवाइस दे रहा है कि ये वाला ब्रांड लें, तो इट मीन्स कि आपका जो पॉजिटिव इफेक्ट है विद द वर्ड ऑफ माउथ, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे और लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिलेंगे। और फिर आपको कोई भी मार्केटिंग में गिरा नहीं पाएगा कि अगर आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ के साथ शुरू होगी, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात मैंने शुरू में की है कि कंसिस्टेंटली जो है ब्रांडिंग की जाती है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस को देखते हुए आपने करनी है ब्रांडिंग, और कंटिन्यूसली मॉनिटर द अडॉप्ट टू मॉनिटर तो कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडॉप्ट योर ब्रांड एफर्ट्स बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक, कि जो भी कस्टमर की फीडबैक आ रही है उसके लिहाज से आप चीज़ों को अडॉप्ट करें, मार्केट ट्रेंड्स को देखें, बट स्टे रेलिवेंट विद योर competitive, बट स्टे रेलिवेंट एंड कम्पिटिटिव।
आप लेकिन अपना जो ब्रांड है उसके साथ रेलिवेंट आपने रहते हुए कंपिटिटिव रहना होता है कि अपने कंपेटिटर्स के साथ आपने मार्केट में compete करना होता है। तो आपका शुरू में जो ब्रांड वैल्यू की मैंने बात की है कि जो आपकी यूनिकनेस है उसको कायम रखना है आपने, ताकि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनको आप रिटेन कर पाए। तो ये तो जी सादा सी चीजें होगी ब्रांडिंग की। अब हमने प्रैक्टिकल ब्रांडिंग करके देखनी है कि कोई भी हमने नेम देखना है, उसका यूनिकनेस कैसी होगी, उसके बाद फिर हम उसकी कलर स्कीम के बारे में बात करेंगे, मिशन कैसे बनाएंगे, विजन कैसे बनाएंगे, उसकी वैल्यूज कैसे बनाएंगे, टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड करेंगे। और ये सारी कुछ अब हमने करना है प्रैक्टिकल। और ये कैसे होना है? ये होना है जब आप लोग साथ देंगे। आप लोगों ने ये काम करके देना है, असाइनमेंट बनानी है अपने अपने ब्रांड के लिहाज से कि जो आपने काम करना है उसके लिहाज से कि ये जो मैंने यूनिक काम करना है, पहले जो प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक ही आपकी ब्रांड वॉइस होगी और ब्रांडिंग होगी। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है वो एनिमल्स के लिए है, उसकी ब्रांडिंग उस लिहाज से होगी। एक प्रोडक्ट है ये जैसे फ्रीलांसिंग का स्कूल है, इसकी ब्रांडिंग इस लिहाज से होगी। इसकी कलर स्कीम, इसका स्लोगन और इसका टारगेट उस लिहाज से होगा। तो ब्रांडिंग हर जो है टारगेट के लिहाज से की जाती है। एज भी देखी जाती है, एज फैक्टर। एक एज है टीन एजर के लिए ब्रांडिंग है, वो कलरफुल जो है स्कीम होगी। और एक ब्रांडिंग है 50+ एज लोगों के लिए, उसमें लाइट कलर यूज किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप देखनी होती हैं। इसमें कैसे हेल्प ले सकते हैं आप? तो ये चैट जीबीटी हमारे पास है, चैट जीबीटी से आप लोग हेल्प ले सकते हैं कि जहां पर भी आपको समझ नहीं आ रही चैट जीबीटी से हेल्प लें, और साथ गूगल से चीजें सर्च करें कि आपको जहां पे कोई भी समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करें और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने बनाना है जी, मिशन बनाना है। तो आप यहाँ पर लिख लें आई वांट टू स्टार्ट ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन यूएसए। माई niche is pet supplies. Make me a unique mission statement. ये इसने जी नाम खुद से दे दिया है, एड पास हम हेवन। तो नेम तो आप अपने बिजनेस का खुद से देंगे। आवर मिशन इज टू क्रिएट अ seamless and delight shopping experience for pet lovers across the USA. We are committed to offering a uh, curated selected of high quality pet supplies through our innovative dropshipping model. Our aim is to provide convenience, affordability and exemption customer service to pet owners. तो ये इसने एक आइडिया दिया है जी, आपने इसको अपने लिहाज से मोल्ड कर लेना है और आइडिया ले लेना है। ये बहुत ही लंबी इसने स्टेटमेंट बना दी है, 2-3 लाइन की होनी चाहिए और इसको अब दोबारा से हम अमेंड करवा सकते हैं। मेक इट लिटिल शॉर्टर। इसको थोड़ा सा जी छोटा कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं जी क्या बना के देती है जी चैट जीपीटी। इसी तरह आप विजन स्टेटमेंट, कोर वैल्यूज, ये आप आइडियाज ले लेंगे लेकिन 100% कॉपी पेस्ट ना करें। आइडियाज लेके उसको अपनी वर्डिंग में आप चेंज करें। यूनिकनेस आपकी हमेशा होनी चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है। उसके बाद आपको जो जो चीज़ें भी चाहिए, यहाँ से कलर स्कीम्स के बारे में भी इससे क्वेश्चन ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी में भी आइडिया दे सकते हैं कि जो न्यू यूनिकनेस है टाइपोग्राफी में, कि आपकी वेबसाइट यूनिक होनी चाहिए और टाइपोग्राफी इंटरनेट पर इजी टू रीड होनी चाहिए, कि ये ऐसा फ़ॉन्ट ना यूज़ करें कि जो रीड ना किया जा सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ब्रांडिंग के अंदर जो है जी कैलकुलेट की जाती हैं। और उसके बाद जी मिशन इसने छोटा कर दिया जी, आवर मिशन इज टू empower pet lovers
throughout the USA with top-notch eco-friendly pet supplies. Through our dropshipping expertise, we offer convenient, quality, and exemption customer service with a focus on responsibility, pet owners, and community engagement. We create a heaven where pets flourish and people thrive. तो इसमें जो है जी, एक तो ड्रॉप शिपिंग का ये जो वर्ड यूज़ कर रहा है, तो ये हमने यूज़ नहीं करना होता। ड्रॉप शिपिंग तो हमने समझ लें खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग तो हम ये मेंशन नहीं करना होता कि ये हमारा बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग का है। ये तो सिर्फ जो बिजनेस ऑनर है समझ ले उसको ही पता होता है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या होलसेल कर रहा है या उसका अपना प्रोडक्ट है। आपके यूज़र को इस चीज़ का आइडिया नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट का कि आप किसी दूसरे से चीज़ बाय करके उसको पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका फिर डेफिनेटली ये वो और सर्च करेगा कि उसको यही प्रोडक्ट अगर और जगह से कम प्राइस पे भी मिल सकता है। आपकी वेबसाइट ऐसी लुक होनी चाहिए कि उसके अंदर इस तरह का वर्डिंग, ड्रॉप शिपिंग का वर्ड कहीं भी आपने यूज़ नहीं करना। तो खैर इसको मज़ीद हम अमेंड कर लेंगे। मेन बताना मकसद था कि यहाँ से आइडिया जनरेशन आपने कैसे करनी है, कि किस तरह से चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। तो चैट जीपीटी को अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ करना स्टार्ट करें। एवरी डे 5 to 10 टाइम चैट जीपीटी से सजेशन लिया करें। यही काम चैट जीपीटी से पहले यही चीज़ें होती थी, गूगल से ये चीज़ें हम करते थे, लेकिन गूगल में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता था। जैसे यही क्वेश्चन अगर आप गूगल पे करें तो यहाँ पर भी ये सारे आइडियाज़ आ जाते थे, यहाँ पे आर्टिकल लिखे होते थे, लेकिन कुछ कई दफ़ा इररेलेवेंट कंटेंट भी आ जाता था, तो बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती थी। फिर जाके हमें जो है वो डाटा का एनालिसिस करना पड़ता था। अब यहाँ पे जैसे आपने सिंपल यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे वो कोई मिशन स्टेटमेंट बना के नहीं देते थे आपको। अल्टीमेटली आप आइडियाज़ ले सकते थे और बनाना खुद पड़ता था आपको। लेकिन चैट जीपीटी में ये आपको आइडियाज़ भी मिल जाता है, कंटेंट राइटिंग भी हो जाती है, और चैट जीपीटी की तरह और भी बहुत सारे जो है टूल्स हैं जो कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। फ्री टूल्स भी हैं, वो जैसे copy.io है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें copy.ai है, इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड हीरो नाम से एक टूल है, वो यूज़ कर लें। तो इन सारे टूल्स में जो कंटेंट राइटिंग के टूल्स हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। बार्ड है गूगल का, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इंटरनेट से हेल्प लें अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ब्रांडिंग के जो कॉपीराइट्स के बारे से कुछ बता सकेंगे? मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है तो मुझे ज़रा सारा लेक्चर मैं नहीं दे सका, वो मैं रिपीट में चेक कर लूँगा। जी, कॉपीराइट का ये है जी, कॉपीराइट का जो लॉज होते हैं पूरी दुनिया में, हर कंट्री के डिफरेंट लॉज हैं। मिसाल के तौर पे डिफरेंट ऐसे है कि एक ब्रांड है आपने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो वो ब्रांड जो है सिमिलर डिज़ाइन, सिमिलर चीज़ें जो है यूएसए के अंदर कोई दूसरा बंदा भी उसी नेम से कंपनी या लोगो रजिस्टर्ड करवा सकता है, तो वहाँ पे आप उसके ऊपर दावा नहीं कर सकते। तो आपको अपना ब्रांड जब आपने वर्ल्ड वाइड अगर करना होता है तो आपको हर कंट्री में जो है अपनी ब्रांडिंग रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, फिर आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वहाँ पे कोई वायलेशन नहीं होगी। जैसे चाइना में चाइनीज़ कहते हैं कि जी हमारे, वो मानते ही नहीं है कॉपीराइट मतलब कि अपने कंट्री में कि वायलेशन को, कि यहाँ पे तो हम जो मर्जी बनाते रहे, हर तरह की चीज़ की कॉपी इसलिए वहाँ पे बन रही है कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है कॉपीराइट वायलेशन के ऊपर। और पिछले कुछ साल पहले इवन कि वो एप्पल आईफोन तक वहाँ पे बन रहे थे, बहुत सारी एप्पल ने आईफोन की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे पकड़ी थी। फिर उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट को बाउंड किया कि आप लोग अगर ये बंद नहीं करवाएंगे तो हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर देंगे। तो काफ़ी एक दफ़ा शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, तकरीबन 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट में इवन एप्पल के पार्ट्स भी मिलना बंद हो गए थे, तो चाइना में बड़ा क्रैकडाउन हुआ था। तो आपने जो भी अपना ब्रांडिंग करनी होती है, तो ये आपने प्रॉपर वे में, जिस कंट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देखें कि ऑलरेडी जो आप यूज़ करने लगे हैं जो भी इमेज या नेम, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड करवा लें। उसकी कुछ फ़ीस होती है, जैसे यूके में, यूएसए में उसका एक वे होता है। तो फिर उसके बाद ये है कि कोई भी बंदा आपका वो नेम जो है वो यूज़ नहीं कर सकता और आप उसके ऊपर वायलेशन का क्लेम कर सकते हैं। और वायलेशन की यहाँ पर तो यूरोप में, यूके में अच्छा खासा जो है जी कंपनीज़ को पैसे पे करना पड़ते हैं। तो आप जो भी कंटेंट यूज़ करते हैं, उस कंटेंट की यूनिकनेस को हमेशा जो है जी कायम रखें। ख़ासकर अगर आप फ्री पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं,
फ्री एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर देखें कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं है। तो कोशिश करें कि जो डिज़ाइनर से आप अपना लोगो बनवाएं वो यूनिक होना चाहिए आपका, किसी की कॉपी मत करें, ताकि बाद में आपके ऊपर भी वायलेशन ना आ सके। क्योंकि अब जब हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपके ऊपर जो है क्लेम बड़ा इजीली आ जाता है, उस मार्केट में फिर आपको जो हर्जाना भी अच्छा भला देना पड़ता है। तो इसमें खासकर ई कॉमर्स का है, जैसे वेबसाइट है हमारी, तो वेबसाइट एक तरह से जब हम रजिस्टर्ड करते हैं तो वो वेबसाइट यूनिक होती है हमारी, तो वो किसी और के पास नहीं होती। तो वो एक तरह से जब हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं उसका ऑनरशिप हमें मिल जाती है। इसी तरह हमने अपने ब्रांड की, अपने लोगो की भी ऑनरशिप लेनी होती है कि ये हमारा लोगो है, ये हमारा डिज़ाइन है, प्रॉपर वो बना के भेजते हैं, उसमें कलर स्कीम, उसमें फ़ॉन्ट ए टू जी सारा मेंशन होता है, पूरी एक फाइल जाती है अप्रूवल के लिए, तो उसके ऊपर फिर आपको अप्रूवल मिलता है। तो आपने कोई खास मतलब स्पेसिफिक किसी मार्केट के लिए वायलेशन का पूछना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक कोई कॉपीराइट के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है? कॉपीराइट तो पूरा समझ लें कि टॉपिक है एक लंबा। सर ये यही था कि मेन तो मतलब पाकिस्तान में ही है कंपनी, तो अगर कहीं प्रोडक्ट उसकी फिजिकल प्रोडक्ट है वो बाहर चली जाती है कहीं किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे उसको कोई जी कॉपी ना करते। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान में तो वो है एक आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, या जी एससीसी रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी, तो जी तब जो चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड का कंफर्मेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैंने पूछा था ये। जी। इसमें जी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कंट्री में आपने करना है काम, उस कंट्री के आपको रूल रेगुलेशन के मुताबिक वहाँ पे ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो फिर आप वर्ल्ड वाइड जो है आपको कॉपीराइट का जो वायलेशन, फिर आपको उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट्स भी हैं ऑनलाइन, कि जैसे आप उसमें ये है कि ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी आप ग्राफिक्स बनाते हैं तो आप उनको जो है कुछ पैसे पे करते हैं, 2 पाउंड 3 पाउंड पे करते हैं, तो वो आपका जो भी पिक्चर है या जो भी डिज़ाइन है उसको वर्ल्ड वाइड फिर रजिस्टर्ड करवा देते हैं, कि फिर आप बाद में जो मतलब कि उसके ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का जो है क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप उनके थ्रू जो है वो अपना ब्रांड जो है वो जो भी आपका डिज़ाइन है यूनिक, उसको आप जो है रजिस्टर करवा लें। तो यूके में और यूएसए में अलहदा-अलहदा आपको वैसे करवाना पड़ता है, कि यूएसए के अंदर आपको अलहदा से नेम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी कंपनी भी होनी चाहिए प्रॉपर। अगर आपकी उस कंट्री में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर फिर आप अपना जो है जी वो ब्रांड जो है नहीं करवा पाएँगे, रजिस्टर्ड करवा पाएँगे। तो ये सारा मतलब हर कंट्री का एक अलग-अलग प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और क्या चीज़ आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। कुछ 3D डिज़ाइन्स प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सिंपल समझ लें कि जिस तरह से कंटेंट होता है, कंटेंट का भी कॉपीराइट होती है, लोगो डिज़ाइन हो गए, उनका कॉपीराइट होता है। तो हर चीज़ का डिपेंड करता है कि किस चीज़ का आपने जो है जी वो कॉपीराइट जो है जी अथॉरिटी लेनी है। ये जी आपका प्लान है जी। इसमें आपने जी स्टेप 1 मार्केट रिसर्च का आप जो तरीका बता रहे हैं जी, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। आपने ये मार्केट रिसर्च करके प्लान बनाना है, ना कि बताना है इसमें कि कैसे करते हैं। ये सारा ही आपने जो डेफिनेशन दी सारी लिख दी है जी यहाँ पर। मतलब कि आप समझ लें कि ये जो है ना सारी डेफिनेशन आपने लिख दी है यहाँ पर कि इस तरह करें। ये आपने इसके ऊपर अमल करके वो काम करना है, और करके यहाँ पर वो हमें बताना है कि ये मैंने किया। इंशाल्लाह आप सर आज ये एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्लान को आप पहले देखें। वेबसाइट जो है smeda.org, smeda.org, इसको खोलें। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि इतनी सारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, उन रिपोर्ट्स को देखें आप, और उन रिपोर्ट्स को, ये यहाँ पर आ गया प्री फिजिबिलिटी, उन रिपोर्ट्स को देखने से आपको आइडिया मिलेगा रिपोर्ट्स कैसी होती हैं। उसके बाद फिर आप लोग रिपोर्ट्स बना पाएंगे। यहाँ पर जब मैं ये ट्रेडिंग की रिपोर्ट्स हैं जी, कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर है जैसे, अब ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर। इसका बजट है जी 24.38 मिलियन, दिसंबर 2021 में ये बनाया गया है प्लान। तो अब इसमें देखें किस तरह से हमने प्लान बनाना होता है। तो ये तो टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। प्लान होता है कि आपने काम कैसे करना है, पूरी प्लानिंग कि आपकी क्या प्लानिंग है, जिसमें हर हर चीज़ आ जाएगी
कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करना है। ये तो सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी आ गई। एग्जेक्टिव समरी में होता है कि पूरी डिटेल आपकी प्लान की। अब इस एग्जेक्टिव समरी को अगर आप रीड करें तो आपको पूरे प्लान की समझ आ जाएगी कि प्लानिंग क्या है आपकी। एग्जेक्टिव समरी पूरे प्लान की एक समरी होगी। अब ये इंट्रोडक्शन टू स्मेडा जो है ये आपने नहीं लिखना, ये तो इस वेबसाइट से हमने प्लान डाउनलोड किया तो इसलिए इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट के, इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, इस पर्पस में उन्होंने लिखा है जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री फिजिबिलिटी स्टडी इज प्राइमरली टू facilitate potential entrepreneurs in project identification of for investment. The project pre-feasibility may come from the basic of an important investment decision and in the order to serve this objective. तो सिंपली जैसे मैंने बताया, आपने मतलब कि प्लान पूरा एक बनाना होता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आया मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट कई दफ़ा पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद आप उस प्लान को छोड़ देते हैं कि वो प्लान आपको वायबल नहीं लगता। आप कहते हैं जी ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है प्लान सक्सेसफुल नहीं है, इसमें कोई खास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये पर्पस डॉक्यूमेंट का पूरा लिखा हुआ है, इस पर्पस को रीड करें ध्यान से। ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप डाउनलोड करेंगे वो देखेंगे आप, उन सब में ये लिखा हुआ है। उसके बाद है जी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट ब्रीफली आप डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं आप? ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये समझ लें आप इंटरनल यूज के लिए भी बना रहे हैं और एक्सटर्नल यूज के लिए भी बना रहे हैं। कि आप किसी दूसरे बंदे को अपना प्लान देते हैं कि दिस इज माय बिजनेस प्लान, कि दूसरा बंदा आपके प्लान को पढ़े, रीड करे और उसको पता चल जाए व्हाट यू वांट टू डू। अब ये ब्रीफली डिस्क्रिप्शन में इसमें देख लेते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर का प्लान है, इसमें क्या कहते हैं जी। तो उसमें वो कह रहा है जी द प्रपोज डिपार्टमेंटल स्टोर विल प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ गुड्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रोसरी आइटम्स टू गारमेंट्स अंडर वन रूफ। तो ये उसने बताया जी ग्रोसरी आइटम से लेके वो जो है गारमेंट्स आइटम तक अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपने भी अपने प्लान में जो आप करना चाह रहे हैं वो लिखना है, ना कि आपने ये लिखना है आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ये लिख दें कि वी विल टेल व्हाट वी विल सेल। आपने ये नहीं बताना वी विल टेल, आपने बताना है कि आप क्या सेल करेंगे। आप अपने बिजनेस का प्लान बना रहे हैं ना, आप तरीका तो नहीं बता रहे प्लान बनाने का, तरीका तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप मुझे मत तरीका सिखाएं उल्टा, कि आप बना के मुझे दिखाएं कि ये हमने प्लान बनाया है। उसके बाद आगे है जी इसमें वो कहते हैं जी द प्रपोज प्रोजेक्ट इज अ सिंगल फ्लोर डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन अ एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3120 स्क्वायर फीट। तो इतना इसका एरिया होगा जी हमारे प्रोजेक्ट का। द प्रोजेक्ट विल ऑफर फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरी फॉर द गुड्स टू द कस्टमर। तो ये जो आगे वो कह रहा है जी ये कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ग्रोसरीज एंड फूड आइटम्स, बेबी गारमेंट्स, क्रॉकरी एंड प्लास्टिक आइटम्स, सोप्स, कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम, स्टेशनरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड, वॉचेज एंड क्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल आइटम और बेकरी आइटम। तो ये उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर होंगी। उसके बाद लोकेशन का उन्होंने बताया लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर इज अ प्राइमरी कंसर्न विद एनी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। द स्टोर शुड बी centrally and convenient location within a developing or any newly developed residence town in any of the big cities like Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha। तो अब ये उनका कहना है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, अब यहाँ पे उन्होंने ये फाइनल नहीं बताया कि हमारा किस सिटी में होगा, लेकिन उनका प्लान में उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि सेंट्रल एरिया में होगा, बिजी एरिया में होगा, किसी न्यू टाउन में होगा और लाहौर, इस्लामाबाद इन सिटीज में किसी सिटी में हम बनाएंगे। तो ये क्योंकि प्लान है तो इतना को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है प्लान के अंदर कि 100% आप एक्यूरेसी मतलब मत दें कि ये आप लोकेशन ही बता दें कि एग्जैक्टली इस स्ट्रीट पे होगा, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाके होगा। अच्छा यहाँ पर उसके बाद है जी द प्रपोज डिपार्टमेंटल स्टोर इज फिजिबल टू एनी एरिया वेयर देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3500 हाउसेज, कि ऐसी जगह पर बनेगा जहाँ पर मिनिमम 3500 घर हों, कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर मिनिमम 3500 घर हों लोगों के। द प्रपोज प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज टू 24 एम्प्लॉयज, और 24 लोगों को हम हायर करेंगे यहाँ पर। तो अब ये देखें ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बता दिया पूरा कि हमारा स्टोर कितना बड़ा होगा, क्या क्या बेचेंगे हम, कितने बंदे हायर करेंगे, कैसी जगह होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए।
तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज उनकी क्या होंगी जी, ये डिटेल उन्होंने बताया है कि जो उनके आइटम हैं वो कितना कितना उनका 100% कितना बनेगा। मेन उनकी ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो 55% होंगी, के स्टोर के अंदर जो आइटम है मिसाल के तौर पे 100 आइटम है तो 55 आइटम जो है ग्रोसरी रिलेटेड होंगे। बेबी गारमेंट्स हैं 5% हैं। कि ये उन्होंने परसेंटेज बनाई है कि ये परसेंटेज के लिहाज से 100% जो हमारे आइटम है इतना इतना होगा। साथ उन्होंने मार्जिन लिखा है कि इन आइटम में मार्जिन क्या है। अब कुछ आइटम में मार्जिन कम है, कुछ में ज़्यादा है। उन्होंने एक रफ आइडिया लगा लिया है कि ये जो इतना इतना मार्जिन हमें आएगा। क्रिटिकल फैक्टर्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के, क्रिटिकल फैक्टर्स क्या हैं वो आ जाएंगे सारे। द फैक्टर्स दैट मेक दिस प्रोजेक्ट वायबल इन पाकिस्तान आर कस्टमर कार्ड सिस्टम कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। कि कस्टमर कार्ड जो है, जो पॉइंट जिससे पॉइंट्स मिलते हैं तो उसमें क्लाइंट रिटेंशन मिलती है कि क्लाइंट बार बार उस पॉइंट्स के लिए आते हैं जी। उसके बाद अनइंटरप्टेड सप्लाई, plentiful availability of resources, salesmen, variety of products under one roof. To obtain a good average of profit, it is necessary to provide state of facilities to customers. There should be regular and sustainable marketing through flyers distribution and cable TV. अब ये इन्होंने अपनी मार्केटिंग का भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दिया है। उसके बाद द स्टोर शुड हैव एन ample space for car parking. It is advisable to maintain a park space where are 15 to 20 cars can be parked. The hired staff should be well mannered and well trained in dealing with the customers. Free gift schemes and valuable customer dinner can be additional success factor. तो अब यहाँ पर इन्होंने ये जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जो जो उन्होंने समझे जिस चीज़ पे काम करना है, जो जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये हम ऐसे करेंगे तो इसका हमें एडवांटेज मिलेगा, इनके ऊपर हमने काम करना है। उसके बाद जियोग्राफिकल पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो डिपार्टमेंटल स्टोर बिजनेस इज emerging in as one of the good business ventures in Pakistan as it provides all the basic merchandise under one roof. तो अब ये जियोग्राफिकली पोटेंशियल बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियल है इसका। तो जो मैंने आपको एक बात स्वॉट एनालिसिस की बात करते थे हम, स्वॉट एनालिसिस में होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस और मार्केट के अंदर आपने थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज देखनी होती हैं कि ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। पोटेंशियल टारगेट मार्केट है जो इसके बारे में। प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आएगी। प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, इसमें डिटेल से इसमें जो IIR होता है कि आपका जो रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है। पे बैक पीरियड एक निकालते हैं हम, पे बैक पीरियड होता है कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वापस कितने टाइम में आ जाएगी। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 3.29 ईयर में वापस आ जाएगी। तो ये पूरा डिटेल है जिसको आप देखेंगे और फिर आपको इससे जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये आप इसके देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होगी मंडे वाले दिन।